हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, जिसमें आज हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है? आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। हाँ जी, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके हैं इस चैप्टर में, उनका आज हम डिस्कशन करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम लोग कुछ पर्टिकुलर 12 क्वेश्चंस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले पार्ट में करने वाले हैं। ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट। उसी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने करी थी, प्रेशर exerted by the solids, liquids and gases। उसी के साथ हमने फिर बात किया बायनेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें आपको काफी सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आज हमारा काम है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के डिस्कशन का। और देखना, आप जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स आते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतने अच्छे से करी है, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। शुरू करें? ऑलराइट, शुरू करने से पहले जिन जिन बच्चों ने टॉर्क इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और आपको सभी बच्चों को इसका अगर नोट्स का पीडीएफ लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं शुरू। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। हाउ डज द force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं, याद आ रहा है कैसे करना है? हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि लेट अस सपोज वी हैव द टू बॉडीज, राइट? ये हमारी फर्स्ट बॉडी है, ये हमारी सेकेंड बॉडी है। ओके, इसका मास है m1, इसका मास है m2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिया? r। अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए बोलें कि कितना फोर्स लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स लगेगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? अब उसने क्या बोला कि अगर हम क्या करें, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस फिलहाल कितना है r, उसको चेंज करना है। तो m1 m2 तो एज इट इज, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस हमें यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या किया, नए वाले r डैश को हाफ कर दिया, r by 2। नाउ यू हैव टू टेल मी द न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स के लिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला? F डैश इक्वल्स टू G m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। r डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने नया फोर्स क्या लिया, नया डिस्टेंस क्या लिया, r डैश। अब ध्यान से देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, जो हमने बोला F डैश इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r डैश की जगह क्या डालेगा, r by 2 का स्क्वायर, which can be written as G m1 m2 upon r square divided by 4। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी एक्स्ट्रा टर्म हमने यहाँ डाली है, ऐड किया, उसको बाहर निकालो। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो 4 है ना, ये ऊपर आ जाएगा, सही बात है, आ जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। सो दिस इज व्हाट, 4G m1 m2 by r square। सो दिस इज योर न्यू फोर्स, राइट? अब देखो, यहां पे अगर हम देखें कि ये जो G m1 m2 by r square लिखा है, वो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू द इनिशियल फोर्स F, है ना। मतलब बॉडी के पास जो पहले फोर्स था वो था कितना, F। लेकिन अब आपने जो चेंजेस किए उसके बाद अगर हम बात करें तो कितना फोर्स हो गया, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हमने बाकी किसी चीज को चेंज नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस को हाफ किया है, तो उस केस में हम कहेंगे न्यू फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। क्लियर? समझ में आया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। हाँ, दैट इज ट्रू। हमने देखा भी है फॉर्मूला कि F जो होता है वो क्या होता है, G m1 m2 by r square। तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई अगर किसी बॉडी का मासेस ज्यादा होंगे
है ना, दो बॉडी के मासेस ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर अब इसका सवाल क्या है, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट, है ना। उसने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम फॉर्मूले में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना, वो ना जल्दी नहीं आते। मतलब अगर मैं 20 केजी की एक बॉडी को ऊपर से गिराऊं और 1 केजी बॉडी को ऊपर से गिराऊं, तो दोनों ही बॉडी सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगी इन वैक्यूम, राइट, वैक्यूम की बात चल रही है। तो वैक्यूम में हम कह रहे हैं कि दोनों बॉडी सेम टाइम पे पहुंचेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें किसी भी बॉडी की बात करें तो बेटा इस पे जो फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, m इंटू जी। सो मेजरली वी हैव टू सी दिस थिंग कि हर एक बॉडी दुनिया में, चाहे लाइट बॉडी हो, हैवी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो या किसी भी शेप की बॉडी हो, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट कि उस पे ना क्या एक्ट करता है, उस पे बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, एंड दैट इज सेम फॉर ऑल। मतलब इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी हैवी है कि लाइट है, क्या है, सभी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगता है। और अगर एक्सेलरेशन सभी के लिए सेम लग रहा है ना, तो इसका मतलब सभी बॉडी सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी का मास क्या है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट योर एग्जाम, है ना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको आंसर लिखना है, तो दैट्स हाउ यू कैन राइट। एकदम करेक्टली आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखोगे, all objects fall from the top with a constant acceleration called acceleration due to gravity. This is constant on the earth, right? And therefore the value of g does not depend on the mass of the object. और देखो दूसरी बात ये भी तो है कि अगर हम g की भी बात करें तो g को भी हम देख सकते हैं, this is g m by r square, right? This is g m by r square. तो g क्या होता है, g is your capital G is your universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल जी इस पे डिपेंड ही नहीं करता, राइट। स्मॉल जी किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, वो तो सिर्फ मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ओके, चल अगला सवाल देखते हैं। Now the next question says that what is the magnitude of gravitational force between the earth एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्फेस। तो हमने काफी बार ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसमें हमने कहा कि ये क्या है बेटा, ये हमारा अर्थ है जिसका मास कितना है m, ठीक है ना, इसका मास कितना है m, और हमारे ऊपर, हमारे यहाँ अर्थ के पास एक छोटी सी बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। ओके, इट्स वेरी नियर टू द अर्थ, ठीक है, वेरी नियर। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब g की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एंड मास बॉडी का कितना गिवन है, दैट इज 1। और क्या गिवन है, मास ऑफ द अर्थ इज आल्सो गिवन, ऑल्दो हमें पता भी है वैसे 6 इंटू 10 की पावर 24 होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है, देखिए ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ध्यान से सुनना, बॉडी चाहे अर्थ पे हो, अर्थ के थोड़ा पास में हो, तो वो जो डिस्टेंस है वो हम रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही लेते हैं, आपको अलग से कुछ डिस्टेंस नहीं लेना है। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अब ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था ना, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करें, ये जो चीजें हैं इनको आप साथ में लिख लो, 6.6 इंटू 6, और नीचे क्या हो गया, 6.4 का स्क्वायर है, मतलब 6.4 इंटू 6.4 इंटू, अब यहाँ पे देखो, अब ये सारे एक साथ ले लो, 10 की पावर माइनस 34 और इसकी पावर कितनी है प्लस 24, तो ये होगा इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 24। और नीचे क्या देखो, इसको क्या करेंगे, ऐड के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो ये 6 टू सा 12, तो 10 की पावर प्लस 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 12, राइट। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, मतलब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर 10 की पावर माइनस 34 माइनस 12, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है, फिर उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फाइनली व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आपका बेटा आंसर कितना आ जाएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 9.8 न्यूटन, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force.
Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller than or same as the force with which the moon attracts the earth? Why? इन्होंने बोला कि जैसा हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है और जो मून है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो वो ये पूछ रहे हैं कि जितने फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, क्या मून भी उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है? या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि मून जितने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करता है, कि अर्थ भी मून को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है, या कम या ज्यादा से करता है? तो पहली बात, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में ये बात पढ़ी थी कि जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी भी इस पे लगाएगी, राइट? इसका मतलब जितने फोर्स से मून अर्थ को खींचता है उतने ही फोर्स से अर्थ भी मून को खींचता है। हाँ जी, सेम सेम फोर्स से। देखो ना फॉर्मूला G m1m2/r²। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पर आप क्या है, मान लो एक जगह अर्थ है, एक जगह मून है, तो हम कह रहे हैं जितने फोर्स से इसने इसको खींचा उतने ही फोर्स से ये भी इसको खींचता है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? G m1m2/r² से। सो हाउ वी कैन राइट द आंसर? द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द फोर्स सेम एज द फोर्स विद व्हिच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, हाउएवर दीस फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना? तो रीजन क्या लिखेंगे आप? बिकॉज हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r², राइट? तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला है Gm1m2/r² और दूसरे के लिए भी वही फॉर्मूला है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? सेम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट? चलिए आइए अगले सवाल पे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, वो तो करता ही है जैसा भी हमने बोला, ठीक है ना? ये देखो, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो अगर मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ ये जो अर्थ है ये मून की तरफ चलने लग जाए? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये भी तो सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर ही रहा है ना, है ना? हमने अभी बोला था ना क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि क्या अर्थ और मून आपस में एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्सेस लगाते हैं? तो यस, मून भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना अर्थ मून पे लगा रहा है, और उसी वजह से मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो फिर एक बात बताओ, ये अर्थ क्यों नहीं गया मूव की तरफ, है ना? अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ? इट्स बिकॉज, क्या है रीजन? क्योंकि अर्थ बहुत ह्यूज है, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो जितना फोर्स मून अर्थ पे लगा रहा है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट, है ना? वो सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि हमारे अर्थ को वो मूव करा पाए, ठीक है ना? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है और उसको मूव कराने के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ फोर्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो एक ट्रेन आ रही है और आप ट्रेन के सामने खड़े हैं, तो जब आप दोनों टकराएंगे तो ट्रेन ने भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया है जितना आपने ट्रेन पे लगाया है, लेकिन आपका मास कम है, तो ट्रेन जब आपसे टकराई तो हमारा तो क्या हुआ, खत्म। लेकिन ट्रेन को मूव कराने के लिए, उसको उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए जो वो फोर्स हमने उस पर लगाया ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ट्रेन कैसी है, बहुत जाइंट है, बहुत ज्यादा मास है, उसको मूव कराना है, कुछ कराना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मून भी लगा रहा है फोर्स, बट दैट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्थ, ठीक है ना? तो ये दिस इज द वे यू कैन राइट द आंसर, ठीक है? इसको आप ध्यान से पढ़ के अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके, चले आगे। आइए, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वही जैसे मैंने आपको कितनी बार सिखाया है कि क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट्स के फोर्स में क्या चेंज आएगा अगर किसी एक मास को डबल किया जाए। दोनों को नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक को डबल किया जाएगा, ठीक है ना? ये देखो, और डिस्टेंस भी सेम है। तो हमें क्या पता है, इनिशियली अगर हम बात करें तो F क्या होता है, Gm1m2/r²। और अब जो हमने चेंजेस किए, देखो ध्यान से, अब जो हमने चेंजेस किए उसके हिसाब से क्या होगा, 2m1m2 डिवाइडेड बाय r²। तो एक्स्ट्रा टर्म जो हमने डाली है वो बाहर निकाल लो, वो क्या डाली है, 2, बाकी एज इट इज छोड़ दो। अब जो आप बाकी एज इट इज छोड़ देते हो, है ना, जो आप देखोगे तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू फोर्स ओनली, यानी कि नया फोर्स पुराने फोर्स से कितना ज्यादा हो गया, 2 टाइम्स, है ना? कितना हो गया, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा, 2। ओके,
अब देखो सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, उसने सेकंड पार्ट में ये बोला कि जो डिस्टेंस है उसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, बाकी किसी में चेंज नहीं कर रहे, डिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस को एक बार क्या कर दें, डबल, एक बार तो इसके हिसाब से आंसर बताना है, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि मान लो एक बार डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल, 3r, तो आपको आंसर बताना है। चलो बताओ फटाफट से, बताइए कमेंट्स में क्या आंसर है, आई एम वेटिंग फॉर यू। लिखो फटाफट से आंसर क्या आएगा। डन हो गया। देखो इसका क्या लिखोगे, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, दैट्स हाउ यू विल राइट। 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसका मतलब ये क्या हो गया, F'(G(m1 m2) डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये तो सेम वही है ना जो हमने बताया तभी, तो यानी कि F' कितना हो जाएगा, पुराने वाले फोर्स के 1/4 टाइम्स। देखो ध्यान से, है ना, 1/4 टाइम्स। अब तो आप इसका आंसर बता सकते हो ना कि F' क्या होगा, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9r का स्क्वायर। अब 9 बाहर छोड़ दो, बाकी जो ये दिख रहा है इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, f. So this is F' equals to f by 9, right? That's how we can do this. Clear? तो बेटा इस तरह से ये आपका हो जाएगा सेकेंड। थर्ड देखिए, द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब हमने क्या किया, दोनों ही मासेस को क्या करना है, हमें डबल करना है। थर्ड पार्ट के लिए चलो, थर्ड पार्ट के लिए दोनों मासेस को डबल करेंगे और डिस्टेंस में नो चेंज, 2m1 2m2 और r विल बी सेम। बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे लिखेंगे, F' इज G ऑफ 2m1 2m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा क्या क्या डाला है हमने, एक तो ये 2 डाला है, ये 2 डाला है, क्या होंगे ये दोनों, मल्टीप्लाई, यस, 2 2 4 G(m1 m2) बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो F' आपका बन जाएगा 4 इंटू एफ। तो ये होगा थर्ड पार्ट का आंसर। देखा मैंने आपको सिखाए थे ना, ये अब आसानी से हो रहे हैं ना। बस आपको यही करना है, जो पुराना वाला फोर्स है ना उस पे यहाँ पे वो पुराने वाले फोर्स का वैल्यू डाल देना, और जो भी एक्स्ट्रा आपने ऐड किया वट एवर इट इज उसको बाहर निकाल लिया करो। क्लियर, चल आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें उसने पूछा है भाई इंपॉर्टेंस बता दो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारी आसपास की सारी चीजें देख रहे हैं जो हम हो पा रही है। जैसे कि क्या, दैट we can see all the planets are revolving around the sun, moon is revolving around the earth, है ना। और जो हमारी ये हाई टाइड्स आती हैं ये भी किसकी वजह से आती है, जो ग्रेविटेशन पुल है ना मून का उसकी वजह से आती हैं, राइट। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू कैन राइट हियर, ओके, ठीक है। चल आगे देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है भाई, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही बोलते हैं, कि जब बॉडी पे जो फोर्स है वो कौन लगाए, अर्थ लगाए, ओके। जब बॉडी पे फोर्स सिर्फ कौन लगाए, अर्थ लगाए, बाकी कुछ नहीं, एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ उसकी वजह से जो बॉडी नीचे गिरेगी, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो एक बॉडी है, उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया तो नीचे ही गिरेगी ना। तो नीचे क्यों गिरी, क्योंकि अर्थ ने उसे अपनी तरफ खींचा, ओके। तो उस बॉडी पे अगर सिर्फ फोर्स अर्थ की वजह से लगे और बाकी किसी की वजह से ना लगे, तो ऐसी बॉडी किस में कहलाती है, फ्री फॉल में, ठीक है ना। और उसमें जो एक्सेलरेशन आया है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, उस एक्सेलरेशन को हमने क्या बुलाया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। चल आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। क्या बुलाते हैं इसको, बोलो बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसे हम बुलाते हैं वेट, है ना। उसे क्या बुलाते हैं भाई, यहाँ पे मान लो कोई अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर क्या ला है, एक बॉडी है जिसका मास है m, तो वो क्या करती है, इसको अपनी तरफ खींचती है ना, किससे, mg से। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, वेट, दैट इज वेट। नाउ सी दिस, क्या लिखा है, Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction one of the friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will his friend agree? एक स्टोरी बताऊं, आपको अमीर होना है तो आपको अमीर बनने के लिए एक मैं तरीका बता रही हूँ, हम क्या कर सकते हैं, आप ना इक्वेटर से गोल्ड खरीद लो,
है ना, इक्वेटर पे क्या करो, गोल्ड खरीद लो, और वो गोल्ड अगर हम जाके पोल्स पे बेच दे तो हम अमीर हो सकते हैं। बताओ कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि इक्वेटर पे हम बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे कैसी होती है, कम, है ना, और पोल्स पे ज्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो अगर हम कह रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमने डाला जीई और यहाँ पे हमने डाला जीपी, सही है। तो एक बात बताओ, हमने क्या बोला, पोल्स पे जी ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, तो इसका मतलब वेट ऑन पोल ज्यादा होगा और वेट ऑन इक्वेटर कम होगा। यानी कि जब हम इक्वेटर पे गोल्ड को खरीदेंगे, वे, है ना, जब हम इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब क्या, जैसे कि इंडिया में खरीद लिया या आसपास किसी रीजन में आपने खरीद लिया, तो वहां तो वेट कम था गोल्ड का, और लेकिन जब हम उसको पोल्स पे ले जाके उसको मेजर करेंगे वेट, तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो गोल्ड का पैसा भी ज्यादा मिलेगा। यस, तो यहाँ पे हम ये बात बोल रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल बना दिया गया है। अब इसके फ्रेंड ने क्या किया ना, इसके फ्रेंड ने जो गोल्ड खरीदा था वो पोल्स पे खरीदा था, यानी कि वहां तो वेट ज्यादा था, उसने उस हिसाब से खरीद लिया। और अब जब वो इक्वेटर पे आ गया है, तो वहां पे गोल्ड का वेट कैसा आएगा, कम। तो उसका फ्रेंड पैसे क्यों देगा, वो तो बोलेगा ना, भाई तूने तो मुझे कम दिया ना, है ना, जबकि उसको महंगा पड़ा क्योंकि उसने पोल्स पे महंगा खरीदा था, लेकिन इक्वेटर पे उसका वेट हो गया है कम। ऑल्दो मास सेम रहेगा, सेम रहता है ना, लेकिन वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम। इसलिए पोल्स पे उसको उसका वेट ज्यादा पड़ा होगा और इक्वेटर पे वहां पे कम आया होगा। तो उसका फ्रेंड एग्री नहीं करेगा और वो बोलेगा कि तूने मेरे साथ चीट किया। यस, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why will a sheet of paper fall slower than one is crumpled into a ball? भाई अगर हम मान लो ऐसे किसी पेपर को ऊपर से फेंक दे और दूसरा इसी पेपर को, है ना, सेम मास सब कुछ सेम, इसी पेपर को ऐसे क्रम्पल करके फेंक दे, तो हमने देखा ये जो क्रम्पल वाला पेपर है ना, ये जल्दी नीचे आता है रेदर देन दिस पेपर। ऐसा क्यों? अब ये जो सवाल पूछा गया ना बेटा, ये स्पेसिफिकली पूछा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर फ्रिक्शन है। तो एयर फ्रिक्शन में ऐसा होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, क्योंकि ऐसे फ्लैट है ना, तो गिरते हुए ऐसे लहराते हुए नीचे आता है, राइट। बट यहाँ पे आप देख रहे हो शेप इज स्मॉल, तो एयर फ्रिक्शन भी इस पे कंपैरेटिवली कम लगेगा, तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा और ये लेट नीचे आएगा। बट अगर यही यही चीज हम सेम कहाँ पे करें, वैक्यूम में, तब बताओ क्या आएगा आंसर। कम ऑन एवरीवन, राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्या लगता है अगर यही एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम में करेंगे देन व्हाट विल हैपन। यस, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। और इसका हमने एक वीडियो भी देखा था, आपको याद होगा, है ना, जब हमने एक बॉल को और एक लीफ को नीचे गिराया था, तो हमने देखा था फेदर को, है ना, बॉल को और फेदर को हमने नीचे गिराया था, तो हमने देखा था वैक्यूम में दोनों सेम टाइम में नीचे आए, जबकि जब एयर प्रेजेंट थी तो फेदर बाद में नीचे आया था, बॉल पहले नीचे आ गई थी, इजंट इट? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ द एयर फ्रिक्शन इट हैपेंस, एयर रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हाँ जी, ये तो हमें बिल्कुल पता है कि जो यहाँ पे मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, दैट इज 1/6, इसको ना वेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, दैट इज 1/6 ऑन वेट ऑन द अर्थ, राइट। What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? तो अब इसने ये पूछा कि अगर अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका मास कितना दिया गया है 10 केजी, तो उसका ये बताओ भाई अर्थ पे कितना वेट होगा, पहले तो ये पूछ रहे हैं। तो बेटा अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, mg ऑफ अर्थ यूज करेंगे। सो दिस इज व्हाट, मास इज 10 और g कितना होता है अर्थ पे, दैट इज 9.8। यस, सो 10 इंटू 9.8 यानी कि ये आ गया 98 न्यूटन। तो जो वेट हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं, कहाँ पे, अर्थ पे 98 न्यूटन आया है, मून पे उसका कितना आएगा 1/6 यानी कि हम क्या करेंगे इसको 1/6 इंटू 98, राइट। तो ये जाएगा आपका 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 49/3 न्यूटन। तो ये हो जाएगा वेट ऑन दी कितना, ऑन दी मून, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, वन बाय वन हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो मेजरली यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें आपको न्यूमेरिकल ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बाय।